नमस्कार मित्रों, बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साहित्य शास्त्र इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। साहित्य का स्वरूप और परिभाषा। साहित्य या काव्य का स्वरूप बड़ा व्यापक है। जितना व्यापक है उतना ही सूक्ष्म भी। अतः इसे लक्षण की परिधि में बांधना अत्यंत कठिन कार्य है। आदिकाल से लेकर आज तक काव्य का स्वरूप स्पष्ट करने, उसके लक्षण निर्माण तथा उसे परिभाषाओं में बांधने के प्रयत्न होते रहे हैं, परंतु उसका विकासशील रूप लक्षणों और परिभाषाओं की सीमा से बाहर ही दिख पड़ता है। काव्य की व्यापकता का स्थूल प्रमाण तो यही है कि संसार के सभी देशों और जातियों में प्रारंभ से ही काव्य किसी न किसी रूप में पाया जाता है। न तो सभ्य संसार इसे केवल अपनी ही संपत्ति कह सकता है और न ही शिक्षित ही निरक्षर अशिक्षित लोगों के कंठ से काव्य की धारा फूट निकलने के प्रमाण हमारे सामने है। और असभ्य कही जाने वाली जातियों का भी अपना जोरदार काव्य है। काव्य को कुछ लोग असभ्यवस्था से संबंधित मानते हैं और यह प्रश्न उठाते हैं कि जो जो सभ्यता का विकास होता जाता है त्यों त्यों काव्य का ह्रास होता जा रहा है। जितने बड़े बड़े महाकाव्य विशाल कल्पना और प्रबल भावनाओं से युक्त काव्यों में हमें पूर्ववर्ती युग में मिलते हैं, उतने ही आज भी, क्योंकि आज हम बहुत व्यस्त हैं, काव्य रचना या पठन का हमें समय नहीं है। फिर भी जीवन और काव्य का संबंध बड़ा सूक्ष्म है। काव्य से समस्त जीवन की अभिव्यक्ति और संपूर्ण ज्ञान की चेतना का बोध होता है। समस्त जीवन और संपूर्ण ज्ञान को आत्मसात कर प्रत्यक्ष रूप में शब्द चित्रों में संजोने की शक्ति किसी एक व्यक्ति, एक जाति अपने साहित्य का विकास अपने अपने ढंग से करता है। साहित्य आदमी की भावना, हृदय और जीवन से संबंधित होता है। काव्य मानव जीवन की असफलता और निराशा की दिशा में आशा का संचार करता है। साहित्य हमें जीवन की सुंदरता को दिखाता है, आदमी को जीने की नई दिशा देता है। साहित्य समाज को उदार और उदात्त बना देता है। साहित्य या काव्य बुद्धि तत्व और हृदय की समन्वयात्मक सृष्टि कहा जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि काव्य में भावों के साथ साथ विचार भी पाए जाते हैं। तो इन विचारों का संबंध साहित्यकार के मस्तिष्क और व्यक्तित्व से अधिक होता है। यही कारण है कि यदि साहित्यकार आदर्शवादी और सात्विक है तो साहित्य में भी आदर्श और सात्विक विचारों की अभिव्यक्ति पाई जाती है। उदात्त के लिए प्रेमचंद को ले सकते हैं। उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप दिखाई पड़ती है। काव्य या साहित्य वास्तव में एक सुंदर कला है। कला और साहित्य दोनों की जननी एक ही भावना है, वह है तन्मयता की। मनुष्य सौंदर्य प्रिय प्राणी है, अतः वह सौंदर्य को देखकर मुग्ध होता है। वह उसे कभी कभी इतना अधिक प्रभावित होता है कि वह अपनत्व को भूलकर तन्मय हो जाता है। इस तन्मयता से वह अपने सौंदर्यानुभूति को सजीव से सजीव रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तभी काव्य या साहित्य का उदय होता है। वास्तव में सत्य, शिव, सुंदरम इन तीनों की सामंजस्यपूर्ण प्रतिष्ठा ही साहित्य की सफलता की पराकाष्ठा है। सत्य उसकी आधार भूमि है, शिव उसका लक्ष्य है और सुंदरम उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन है। वास्तविकता तो यह है कि संसार को वाणी देने वाला कवि है। वह अपनी सूक्ष्म मानसिक अनुभूति द्वारा किसी शब्द को नवीन अर्थ दे सकता है। इसीलिए कवि को सत्य का ज्ञाता, सौंदर्य का सृष्टा और रहस्य का वक्ता कहा गया है। कवि केवल यथार्थ का चित्रण ही नहीं बल्कि आदर्श की कामना भी जीवन को कल्याण मार्ग की ओर ले जाने में समर्थ हो सकती है। कवि के लिए प्रत्येक वस्तु चेतन है,
ईंट, पत्थर, वृक्ष, पौधे, नदी, झरने, बादल, बिजली, सरोवर सभी उसके लिए मुखर और अपना भेद कहने वाले हैं। कवि काव्य में निराकार पदार्थों, भावों और विचारों को साकार और सजीव बनाता है। वास्तविक बात तो यह है कि शास्त्र और विज्ञान तो जीवन को एक विशिष्ट दिशा की ओर ले जाता है, पर जीवन के यथार्थ रूप की धारा को अक्षुण्ण और पूर्ण रूप से प्रभावित करते रहना काव्य का ही कार्य है। किसी भी देश, जाति अथवा युग का काव्य समस्त मानवता को प्रभावित करने की शक्ति रखता है। अतः देश, राष्ट्र, जाति, वर्ग की संकीर्ण भावनाओं को तोड़कर विश्वव्यापी मानवता की भावना के विकास के लिए काव्य का कार्य महत्वपूर्ण है। शासक का सम्मान अपने देश में ही अधिक है, पर कवि के सम्मान की कोई सीमा नहीं है। काव्य समस्त मानवता की संपत्ति है। इसीलिए प्रसिद्ध दार्शनिक इमर्सन ने कहा है, कवि की वाणी मेघगर्जना है और उसके विचार कानून है। कवि स्वच्छंद होते हैं, वे बंधन में नहीं रह सकते, इसीलिए तो नवीन रचनाएं करने की शक्ति उनमें होती है। वे स्वच्छंद विचरते हैं और स्वच्छंद विचारते हैं। उनको वश में करने के लिए बल नहीं, हृदय चाहिए। कवि अपने काव्य द्वारा, अमृत मंत्र संदेशों द्वारा सत्य और सौंदर्य की सीख देता है। अतः कवि और काव्य की महिमा अपार है। काव्य हमारे जीवन को सदैव नई नई प्रेरणाएं देता रहता है। वह मानव के बाह्य और आंतरिक जगत का चित्रण करता है। काव्य का विषय और वस्तु भी जीवन ही है। जीवन की धरती छोड़ने पर काव्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अतः काव्य का नवीन से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार अब तक के विवेचन से हमें इस बात का परिचय मिलता है कि काव्य अथवा साहित्य क्या है और उसका स्वरूप क्या है। काव्य की परिभाषा को अगर हम देखेंगे तो वास्तव में काव्य क्या है, इस प्रश्न पर संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी के अनेक विद्वानों ने विचार किया है और अपना अपना मत प्रकट किया है। इनमें से प्रमुख परिभाषाओं का विवेचन इस प्रकार है। संस्कृत आचार्य भामह ने कहा है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम। भामह काव्य को शब्द और अर्थ का संयोग मानते हैं। तो यह परिभाषा अत्यंत व्यापक है, क्योंकि इसके क्षेत्र में काव्य के अतिरिक्त शास्त्र, इतिहास, वार्तालाप आदि सभी आ जाते हैं। इस कारण इसमें अतिव्याप्ति का दोष है। वास्तव में शब्दार्थों सहितों से भामह का तात्पर्य है शब्द और अर्थ दोनों की विशेषताएं हैं, जिसमें प्रकट हो ऐसा दोनों का संघटना निश्चित है कि शास्त्रादि में अर्थ ही महत्व का होता है, शब्द नहीं। पर काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व रहता है, यह भामह का भाव है। पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य को परिभाषित करते हुए कहा है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। काव्य की इस परिभाषा में जगन्नाथ ने यह कहा है कि जिस साहित्य में रमणीय अर्थ प्रतिपादन करने वाला शब्द हो वही काव्य है। तो इस परिभाषा से यह आक्षेप उठाया जाता है कि काव्य के अंतर्गत शब्द में सदैव अर्थ की रमणीयता नहीं होती, पूरे वाक्य से रमणीयता प्रतिपादित होती है। अतः यह परिभाषा भी तर्कसंगत नहीं है। अतएव हम जगन्नाथ की परिभाषा को इस तरह से ले सकते हैं तो वह अधिक तर्कसंगत होगा। शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहते हैं। तो यहां पर शब्द की रमणीयता शब्दालंकार, रीति, वृत्ति, संगीत तत्व आदि के रूप में देखी जा सकती है, और अर्थ की रमणीयता अर्थालंकार, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस आदि में प्रकट होती है। ऐसा करने से यह परिभाषा तर्कसंगत एवं उपयुक्त लगती है। तो इस प्रकार हिंदी के आचार्यों ने भी काव्य की परिभाषा की है, तो वह हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इस साहित्य का स्वरूप और परिभाषा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान साहित्य में है, और इसका अध्ययन कर हमें इसे समझ लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद।
जवाहर कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थी बंधू भगिनींना विनंती की कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपले अध्ययन ऑनलाईन पद्धतीनं सुरू होत आहे, तेव्हा या ऑनलाईन पद्धतीच्या अध्ययनामध्ये आपल्या प्राध्यापकांनी आपल्या विषयाच्या व्याख्यानाचे व्हिडिओ करून ते ई गुरुजी या चॅनलवरती अपलोड करीत आहेत. तर तेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांनी ई गुरुजी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा.